प्रिय दर्शकों, नमस्कार। एक बार फिर से उपस्थित हूं आप सबके सामने विश्लेषण जन्म कुंडली का इस कार्यक्रम के अंतर्गत। आज जो आप लोगों के सामने कुंडली लेकर के आया हूं, ये कुंडली आई है अयोध्या उत्तर प्रदेश से। अयोध्या उत्तर प्रदेश से। कहां से? अयोध्या उत्तर प्रदेश से। कल ही चुनाव का परिणाम आया और आज मैं ये कुंडली बनाने बैठा हूं अयोध्या उत्तर प्रदेश से, और कल सुबह ये आप लोगों को कार्यक्रम मिल जाएगा। कहाँ की कुंडली है? अयोध्या उत्तर प्रदेश से। आइए, मैं 3 बार ये क्यों बोल रहा हूँ आप लोगों को पता चल गया होगा क्या हुआ भारतीय चुनाव में इस बार के अयोध्या उत्तर प्रदेश में। आइए, कुंभ लग्न की कुंडली है। लग्न के अधिपति नीच के बैठे हैं और अपने मित्र के साथ बैठे हैं, लेकिन यहाँ शुक्र और शनि की जो युति है, अभी पंचांग इस कुंडली का बाकी है पर ग्रह स्थिति अभी थोड़ी बता देता हूँ। तो लग्न और चतुर्थ के अधिपति एक साथ तृतीय भाव में, पर ये दोषों के साथ उपस्थित होंगे। मतलब पीछे 12वें भाव के अधिपति होने के कारण यहाँ शुक्र और शनि की जो युति होगी वो सदोष होगी, दोषों के साथ परिणाम देने वाली होगी। और इनका नीच भंग नहीं हुआ है, लेकिन मंगल की दृष्टि पड़ रही है, इस वजह से शनि पे थोड़ा बल प्राप्त जरूर होगा। लग्न में बुध इस कुंडली के लिए पंचमेश और अष्टमेश होकर के बैठे हैं और कन्या राशि का निर्माण कर रहे हैं। चंद्रमा तो कन्या राशि के अधिपति लग्न में, अष्टमेश के लग्न में बैठने के कारण व्यक्ति के जीवन में विपरीत स्थितियों का निर्माण आरंभ में होता है, और जैसे जैसे उसका जीवन आगे बढ़ता जाता है वैसे वैसे उसके जीवन से विपरीत पक्ष गायब होते जाते हैं और बाद में वो बिल्कुल ही वेल सेटल्ड हो जाता है। सूर्य और गुरु एक साथ बैठे हैं। सूर्य कौन है? सप्तम भाव के अधिपति, जो इस कुंडली के लिए मारक होंगे। क्यों मारक होंगे? क्योंकि सप्तम भाव के अधिपति हैं और राहु से दृष्ट हैं। और इस कुंडली के लिए प्रधान मारक ग्रह कौन होता है? एकादशवें के साथ द्वितीय भाव के अधिपति देवगुरु बृहस्पति होते हैं, राहु से दृष्ट। इस कारण से यहाँ सूर्य और गुरु दोनों ग्रह मारक ग्रह की भूमिका में उपस्थित होंगे। इस कुंडली में 3 ग्रहों की दशाएं कमजोर जाएंगी। मंगल की दशा भी कमजोर होगी। कारण है क्योंकि इस कुंडली के लिए मंगल तीसरे भाव के साथ दशम भाव के अधिपति होते हैं और तुला राशि में बैठे हैं। पर शुक्र और मंगल का परिवर्तन इस दशा काल को अच्छा बनाएगा। शुक्र और मंगल का अंतर या दशा, महादशा में अंतर, ये जातक को अच्छाइयाँ देंगी। पर फिर भी मंगल का भाग्य भाव में तुला राशि में बैठना थोड़े से संशय तो जरूर पैदा करेगा। दशमांश लग्न कुंडली में दशम भाव के अधिपति का नवम में आना, ये पिता से सर्वोच्च सुख प्राप्त करवाता है, पर नौकरी में व्यक्ति को दिक्कत होती है। तुला के मंगल उतने प्रभावकारी नहीं होते हैं। पर यहाँ पे मैं बात कर रहा था कि इस कुंडली के लिए प्रधान पापी ग्रह के रूप में मंगल देव ही जाने जाते हैं। मारक ग्रह के रूप में, प्रधान मारक के रूप में देवगुरु बृहस्पति जाने जाते हैं, और साथ ही साथ पापी ग्रह, परम पापी ग्रह के रूप में चंद्रदेव भी जाने जाएंगे, और मारक ग्रह के सहायक मारक ग्रह की भूमिका में सूर्य देव भी जाने जाएंगे, जो यहाँ बैठे हैं। मतलब 2 मारक ग्रह की भूमिका एक साथ द्वितीय भाव में बैठी है। हालांकि दोनों वहाँ परम मित्र हैं, और जन्म कुंडली के सप्तम भाव के अधिपति का संबंध एकादशवें भाव के अधिपति से हुआ है। इसका अर्थ होगा कि व्यक्ति के धन में कोई विशेष कमजोरी नहीं होगी। विवाह में आने के बाद व्यक्ति का सुख उत्तरोत्तर बढ़ता जाता है। ये लग्न कुंडली मैंने यहाँ कहा है। ये युति जो है वो अच्छी नहीं है। शुक्र और मंगल की युति अगर हो जाती तो अच्छा होता, पर कम से कम वो युति में नहीं है, पर एक दूसरे को देख जरूर रहे हैं। इस वजह से मंगल और शुक्र की दशा अच्छी जाएगी। दूसरा, सूर्य और गुरु का जो प्रभाव है वो धन और लाभ और सप्तम का योग बना रहा है। सप्तम भाव के अधिपति लाभेश के साथ धन भाव में बैठे हैं, राहु से दृष्ट हैं। इस कारण से विवाह में, दैनिक दिनचर्या में, दाम्पत्य में, विवाह सेट होने में और इनिशियल एजुकेशन में, आरंभ के जीवन में गले से संबंधित, नेत्रों से संबंधित, दाम्पत्य से संबंधित, व्यापार से संबंधित, लाभ से संबंधित थोड़े बहुत नुकसान के साथ व्यक्ति का जीवन आरंभ होता है। क्लियर है? वहां पे अगर बात करेंगे तो सूर्यदेव 15 डिग्री के और गुरुदेव 16 डिग्री के सूर्य ने अस्त कर दिया है।
इस कारण से भी लाभ भाव यानी कि जो परिणाम प्राप्त होता है, व्यक्ति की जो महत्वाकांक्षा है वो कई बार कमजोर या देर से उसको उसका फल देती है। वही बात है कि सप्तमेश द्वितीय भाव में, तो सप्तम भाव के अधिपति का दूसरे भाव में बैठना और पापी ग्रह और मारक ग्रह गुरु के साथ बैठने से दाम्पत्य में कभी कभी परेशानी भी देखने को मिलती है। यहाँ व्यक्ति का पति लालची, हठी, जिद्दी और सत्य बोलने के कारण या किसी दूसरे के प्रभाव में आकर के कई बार अपने दाम्पत्य को कमजोर भी करता है। क्लियर है? पंचम भाव के अधिपति का लग्न में बैठना यह व्यक्ति को बुद्धिशाली बनाएगा। शनि की दृष्टि का पंचम भाव पे जाना और शनि की दृष्टि का मंगल और शनि का प्रभाव जन्म कुंडली में नवम भाव पे उच्च की दृष्टि के कारण व्यक्ति की कुंडली में शनि की दशा लाभदायक होगी और कम से कम वो भाग्य और धर्म की सुरक्षा व्यक्ति में करवाएंगे। न्यायप्रियता रहेगी, बल भी रहेगा, पर बुद्धि कई बार भ्रमित भी होती रहेगी। अनुभव का लाभ व्यक्ति कई बार नहीं प्राप्त करता है। वो बार बार एक ही गलती पढ़ाई में भी करता है, बार बार एक ही गलती, बार बार उसका आत्मविश्वास इकट्ठा होने में उसको दिक्कत भी करते हैं। इस कुंडली में लग्न 25 डिग्री का है। ये मध्यम बली से थोड़ा कमजोर बलवान लग्न है। ये ढलान का लग्न कहा जाता है। यहाँ पे लग्न के पास बल कमजोर होने के कारण व्यक्ति की बुद्धि, व्यक्ति के प्रभाव की स्थिति और व्यक्ति के सफलता के सूत्र थोड़े कमजोर हो जाते हैं। पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र ये वस्तुतः गुरु का नक्षत्र होता है और पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में लग्न बना है 25 डिग्री का। ये दूसरे चरण का लग्न होगा, मतलब दूसरे चरण का लग्न के 25 डिग्री पे होने और पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में 25 डिग्री पे 26 डिग्री तक का जो लग्न होगा ये दूसरे चरण का लग्न होगा। अब इसमें जो जो लोग जन्मे होते हैं उनमें कहीं ना कहीं थोड़ी कठोरता, थोड़ी सी दंभपन जाने की स्थिति और अपने अनुभवों से कुछ भी सीखने नहीं वाला ऐसा बना देते हैं। पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र हो गया गुरु का। पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र के दूसरे चरण के अधिपति हो गए शुक्र और लग्न बन गया शनि का। तो जरा सोच के देखिए, तो तीनों में से शुक्र और शनि तो चलो एक जैसे हो गए, पर गुरु का संबंध न तो शनि से अच्छा है न तो गुरु का संबंध शुक्र से अच्छा है। इस कारण से भी इस कुंडली में गुरु की महादशा, गुरु की अंतरदशा, गुरु में राहु का अंतर, राहु में गुरु का अंतर, ये कष्ट देने वाला और जितनी अपेक्षा आप धन कमाने, अपने प्रभावों की वृद्धि, नौकरी में, प्रतिष्ठा में, रिसर्च में, ज्ञान में, धर्म में, व्यवहारिकता में, सात्विकता में सोच रहे हैं उतना नहीं मिलता है। यहां पे अगर बात करते हैं नवमांश कुंडली में, तो यहाँ के सुख भाव के अधिपति लग्न के अधिपति बन गए और लग्न के अधिपति होकर के जाकर के स्वग्रही। विवाह के बाद तक व्यक्ति को नौकरी की कोशिश करनी चाहिए। नवमांसा कुंडली के चतुर्थ भाव पे चंद्रमा और चतुर्थेश का चतुर्थ भाव में बैठना अपने भाव से, ये सब सुख कारक स्थितियां बन रही हैं। यहाँ पे केंद्र में पूरी की पूरी स्थिर राशियां बनी हैं, यहाँ भी पूरी की पूरी स्थिर राशियां बनी हैं। ये सूत्र ये कहता है कि व्यक्ति को कभी भी दाम्पत्य में उस तरीके की तकलीफ नहीं देंगे। थोड़ा बहुत रस तो प्रत्येक में रहता है, वो तो नेचर ही है, पर विवाह टूटने वगैरह का योग नहीं बन रहा है। इसके साथ पंचम भाव में केतु का बैठना और द्वितीय भाव में बुध और शनि का बैठना, ये एक सामान्यतया नवमांश कुंडली के दूसरे भाव को बल दे रहे हैं। थोड़ा घर्षण वाणी में, थोड़ा घर्षण धन में होता है, पर उसमें विजेता व्यक्ति बनता है। ससुराल के साथ व्यक्ति के संबंध बड़े ही न्यायोचित और श्रेष्ठ होते हैं। पति का धनवान होना, पति का न्यायिक होना और पति का भगवत भक्त होना, ये सब इस कुंडली में नवांसा के माध्यम से दिख रही है। नवांसा कुंडली के आधार पे व्यक्ति के जीवन में विवाह के बाद भाग्य की चिंताएं थोड़ी बहुत कमजोर होंगी, भाग्य की चिंता रहेगी और दोनों के बीच में कम्युनिकेशन गैप ना हो। मंगल और राहु की दृष्टि पंचम भाव पे और पंचम के अधिपति जन्म कुंडली में शनि के साथ बैठे हैं। इस वजह से विवाह होने के बाद किसी भी प्रकार से अपने मन को परेशान नहीं होने देना है, बहुत ज़्यादा हावी नहीं होना है और बहुत ज़्यादा उन्हें हराने की कोशिश नहीं करनी है। जितना ज़्यादा हो सके विवाह में संतुलन बनाने की आवश्यकता है। लग्न के अधिपति का छठवें भाव में स्वग्रही होना पर मंगल से दृष्ट होना कभी कभी विवाह में परेशानी देते हैं, पर ये एक सामान्य बात है। नवांश कुंडली के चतुर्थ भाव के अधिपति का केंद्र में बैठ करके वापस लग्न को देखना और चतुर्थ स्थान से केंद्र में, लग्न से केंद्र में अगर चंद्रमा का बैठा होना, यहाँ पे तृतीय भाव के अधिपति होकर के बैठे हैं, मंगल राहु का प्रभाव है, गुरु ठीक बैठे हैं।
इस वजह से मैं उसे खराब नहीं कहूँगा। नवांश कुंडली कमज़ोर नहीं है, बहुत ज़्यादा घबराने की बात नहीं है। नवांश कुंडली के सप्तम भाव को शुभकर्त्री लगा है, नवांश कुंडली के सप्तम भाव में चतुर्थेश बैठे हैं, नवांश कुंडली का लग्नेश जन्म कुंडली में स्वग्रही है, नवांश कुंडली के सप्तम भाव पे राहु सूर्य का प्रभाव है और सप्तमेश राहु के संग जा रहे हैं। नवांश कुंडली के सप्तमेश मंगल राहु के साथ है। इस कारण से पति जो होता है वो संकालू या कई बार शक करने वाला, संदेह करने वाला, भ्रम में रहने वाला और कई बार क्रोधी और उग्र स्वभाव वाला भी प्राप्त हो जाता है। वहीं बात अगर दशमांशा की करेंगे तो लग्न के अधिपति का द्वितीय भाव में बैठना ये व्यक्ति को बहुत ज़्यादा बेहतर धनवान और धन का सुखी, किसी के ऊपर आश्रित नहीं रहने वाला, नौकरी पेशा करने वाला और बहुत ही ज़्यादा अपने काम को लेकर के डेडिकेशन में व्यक्ति को देखा जाता है। दशमांशा कुंडली के सप्तम भाव में गुरु और सूर्य का बैठना, चतुर्थ भाव के अधिपति का चतुर्थ भाव को देखना, मंगल का साहसी बनाना और जन्म कुंडली में चंद्रमा और केतु का ग्रहण, अगर हो सके तो गणेश जी की पूजा जातक को निश्चित रूप से करनी चाहिए। इसके साथ साथ नवांश कुंडली के बाद दशमांशा कुंडली में सप्तम भाव के अधिपति का छठवें भाव के अधिपति मंगल और गुरु का परिवर्तन ये राजयोग बना देता है और कई बार व्यक्ति के व्यापार को या स्वयं के स्वतंत्र कारोबार को भी बड़ा बल दे देता है। लाभ भाव के अधिपति सप्तम भाव के अधिपति के साथ द्वितीय में बैठे, लाभ भाव के अधिपति सप्तम भाव में बैठे हैं और सप्तमेश जन्म कुंडली में परिवर्तन कर रहे हैं। इस वजह से व्यक्ति अगर चाहे तो स्वयं का रोजगार भी स्थापित कर सकता है। कारोबार को लेकर के उसकी नियति कभी भी खराब और डिप्लोमेसी वाली नहीं है। ये मैंने इतनी बातें बता दी हैं। दशमांशा कुंडली के चतुर्थेश अगर चतुर्थ को देख रहे हैं तो घबराना नहीं चाहिए। दशमांशा कुंडली के सप्तम भाव में गुरु और सूर्य अगर बैठे हैं तो चिंतित होने की कोई आवश्यकता नहीं है। थोड़ा घर्षण रहेगा पर आगे सफल हो जाएंगे। अभी जो दशा चल रही है वो आपकी कुंडली में 2036 तक राहु की दशा है। गणेश जी की पूजा, शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि का व्रत और गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ प्रत्येक दिन एक बार, गणेश संकटनाशक स्तोत्र का पाठ बुधवार को कम से कम 21 बार और साथ ही साथ पीपल के वृक्ष की पूजा, पीपल के वृक्ष के पास जाकर के दीप जलाना, अमावस्या को ब्राह्मण को मीठा भोजन अर्पित करना, वस्त्र अर्पित करना और साथ ही साथ पीपल के वृक्ष का जड़ अपने दाहिनी भुजा में या बाईं भुजा में रविवार को बांधना। ओम अहिर्बुधन्याय नमः इस मंत्र का जप करके। ये लग्न, नवांश और दशमांशा है। अब मैं आपको इनकी कुंडली में नक्षत्र पे लेके आता हूं। सूर्य जिस नक्षत्र में बैठे हैं उस नक्षत्र का प्रभाव इनको न्यायप्रिय और नौकरी देने वाला बना रहा है। साथ ही साथ यहाँ सप्तमेश होकर के द्वितीय भाव में बैठे हैं, इस वजह से अपना व्यापार भी करवा रहे हैं। चंद्रमा के बारे में मैंने बताया, चंद्रमा उत्तरा फाल्गुनी में बैठे हैं। इस आधार पर लग्न जो है वो पूर्वा भाद्रपद का बना था और चंद्रमा उत्तरा फाल्गुनी के बैठे हैं। इस वजह से व्यक्ति की कुंडली में जो स्थिति बन रही है वो एक अच्छी स्थिति और व्यक्ति को विख्यात बना रही है अच्छाई के मामले में। मंगल का प्रभाव आपको थोड़ा कंफ्यूज और उग्र बना रहा है, चिंताएं काफ़ी देते हैं क्योंकि मंगल की दृष्टि जन्म कुंडली के चतुर्थ भाव पे है। चतुर्थेश जन्म कुंडली में शनि के साथ बैठे हैं और शनि राहु से केंद्र में। चंद्रमा से द्वितीय घर में मंगल व्यक्ति को किसी न किसी चीज़ की चिंताएं देते रहते हैं। चंद्रमा से पांचवें नहीं छठवें घर में बुध व्यक्ति को मानसिक रोगी कई बार बना देते हैं। चंद्रमा से सातवें घर में गुरु और सूर्य व्यक्ति को बुद्धिमान, सुखी, न्यायप्रिय और हमेशा आनंद में रहने की अनुभूति प्राप्त करने वाला, परमात्मा का भक्त और विलक्षण विद्वता के साथ अपने जीवन को सही रास्ते पे चल करके जीवन का मार्ग प्रशस्त करता है और अपने जीवन को सदुपयोग में लाने वाली स्थितियों में लेके जाते हैं, विख्यात भी बनाते हैं। चंद्रमा से आठवें घर में शनि का प्रभाव और शुक्र का प्रभाव व्यक्ति को अनुभवों से नहीं सीखने वाला, बार बार गलतियां करने वाला और सदैव दुखी मानसिकता का और कर्म के साथ न्याय करने के बावजूद भी परिणाम प्राप्त करने में दिक्कत या विलंब की स्थितियों में लेके जाते हैं। यहाँ पे चंद्रमा से एकादशवें घर में राहु व्यक्ति को कभी भी थकने और कभी भी हारने नहीं वाला इंसान बना देते हैं। ये स्थिति यहाँ पे मैंने अब आपको बता दी है। अब तो मैं चंद्रमा पे था, मंगल का प्रभाव बता रहा था। बुध के बारे में बता दूं तो बुध का प्रभाव आपकी कुंडली में आपको धार्मिक बना रहा है। नक्षत्र के आधार पे वो वक्री भी हैं, इस वजह से उनका प्रभाव कभी कभी आपको परेशान भी करेगा। कई बार वक्त पे ही चीज़ें भूल जाती हैं। जो परीक्षा में आने वाली चीज़ है उसको नहीं पढ़ते, जो नहीं आने वाली चीज़ है उसको लेकर के समय बर्बाद करते रहते हैं। बुध के बाद गुरु का प्रभाव आपकी कुंडली में जो बैठा है वो आपको, बुध और गुरु का प्रभाव आपकी कुंडली में ठीक बैठा है। ये नक्षत्र का परिवर्तन, हालांकि अगर मैं देख रहा हूँ
तो बुध और गुरु का प्रभाव आपकी कुंडली में डिग्री के हिसाब से दोनों ठीक हैं। बुध थोड़े कमज़ोर से हैं पर गुरु ठीक है, इस वजह से गुरु का प्रभाव आपकी कुंडली के लिए ठीक ठाक सामान्यतः बेहतर रहेगा, और वो आपको कम से कम एक अच्छी सोच और एक बेहतर नज़रिया ये बुध और गुरु दे रहे हैं। बुध के बाद गुरु के बारे में मैंने चर्चा करी, और शुक्र जो है वो जन्म कुंडली में अपने नक्षत्र के बैठे हैं, इसमें कोई परेशानी है नहीं, पर आलसी भी बना रहे हैं। व्यक्ति लगातार मेहनत कई बार नहीं कर पाता है। शनि जन्म कुंडली में कंफ्यूज कर रहे हैं और नौकरी देने में कई बार, हालांकि आपकी कुंडली में सरकारी नौकरी वगैरह का योग बड़ा बढ़िया बैठा हुआ है, कोशिश करनी चाहिए। शुक्ल पूर्णिमा के चंद्रमा हैं, मंगलवार को जन्मे हैं, मंगल ही इस कुंडली का काम कभी कभी खराब कर रहे हैं भाग्य भाव में बैठ करके। उत्तरायण में बैठे होने से शुक्र बुध चंद्रमा और गुरु इन 4 ग्रहों का प्रभाव बड़ा अच्छा हो जाता है। वसंत ऋतु में जन्मे होने से व्यक्ति प्रेमी किस्म का होता है, और उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र की मैंने चर्चा की है। वृद्धि योग में जन्मे होने से व्यक्ति वृद्धि के प्राप्त को प्राप्त करता है। वैश्य वर्ण और मनुष्य गण के होने के कारण व्यक्ति में बैलेंस करने की शक्ति है। लग्न कुंभ का बना है, इस वजह से दार्शनिकता अलग और अनूठे तरह की है। यहाँ इस व्यक्ति को कई बार समझने में मुश्किलें भी हो जाती हैं। व्यक्ति स्वयं भी कई बार स्थितियों को नहीं समझ पाता है। अब आगे मैं आपको और भी अष्टक वर्ग और बाकी के अन्य वर्ग चार्ट पे बात करूँ। चरित्र ठीक है, धन कमाने में दिक्कत हो रही है, मेहनत और बढ़ाने की आवश्यकता है, अपने घर से दूर जाने की आवश्यकता है। बताऊंगा किस दिशा में। एजुकेशन इस कुंडली का ठीक है, माध्यमिक शिक्षा से ज़्यादा उच्च शिक्षा में ज़्यादा सफलता मिल रही है। माध्यमिक शिक्षा अगर पूरा कर लेंगे कैसे भी करके तो उच्च शिक्षा में आपको दिक्कत नहीं होगी। साथ ही साथ नौकरी के योग ज़्यादा बढ़िया हैं, उसके बाद व्यापार के योग बने हैं। रिसर्च पे काम करिए, अनुभवों को बढ़ाइए, बार बार पढ़ने की कोशिश करिए, और जो मिल रहा है छोटे स्तर पे भी उसको पकड़ करके आगे बढ़ने की आवश्यकता है। भाग्य का बल ठीक है, प्राप्त होगी कुंडली, इसमें कोई संशय नहीं है, और बहुत अच्छे प्राप्त करेंगे। आपकी कुंडली में योग बहुत बढ़िया बैठा है। जन्म स्थान से थोड़ा दूर जाने की भी आवश्यकता आपकी कुंडली में मैं देख रहा हूँ। इसके अतिरिक्त अब मैं आपको आपकी कुंडली में अन्य वर्ग चार्ट में संतति का सुख इस कुंडली में बहुत अच्छा है। संतति सुखी, धनवान, चरित्रवान और बुद्धिमान होगी, और संतति बहुत प्रेम करने वाली भी होगी। विद्या अध्ययन इस कुंडली का बाधित रहा है, जीवन का आरंभ का पक्ष बाधित रहा है। व्यक्ति पढ़ना चाहता है पर उसमें रोड़े आए हैं। आगे जैसे जैसे बढ़ता गया है उसकी पढ़ाई में, उसके एजुकेशन में जो अवरोध थे वो धीरे धीरे कम भी हुए हैं। इसके अतिरिक्त व्यक्ति का साहस बड़ा अच्छा था, चीज़ों को लेकर के दृष्टिकोण खराब नहीं है, और साथ ही साथ इस कुंडली में बुध थोड़े से परेशान भी कभी कभी मुझे दिख रहे हैं। इस वजह से प्रायः घर में थोड़े मोटे छोटे मोटे कलह के वातावरण को भी विकसित वो कर रहे हैं। इतनी सारी चीज़ें हैं। होरा चक्र के आधार पे आपकी कुंडली में चंद्रमा, शुक्र और बुध की दशा शांतिप्रद और धनदायक होगी, अच्छी आयु देने वाली होती है। पर शनि, राहु, केतु, गुरु और सूर्य की दशा में से शनि, राहु और केतु की दशा मानसिक कष्ट देने वाली होती है, ये बहुत ही बेचैन करती है। साथ ही साथ गुरु और सूर्य की अंतर्दशा या दशा जब कभी भी जीवन में आएगी आपको स्टैब्लिश करेगी और काम देगी, ऐसी चीज़ें हैं। भाग्यशाली अब थोड़े कम से तो नहीं है, पर संघर्ष उसमें जरूर दिख रहा है मंगल के कारण, और कई बार चीज़ें गड़बड़ हो रही हैं। मैं इसके लिए कहूँगा कि आपको बजरंग बली की पूजा करनी चाहिए, देवी मैया के मंदिर का दर्शन करिए, और कम से कम धन कमाने के लिए उत्तर पूर्व दिशा की तरफ आगे बढ़िए। विवाह वगैरह के लिए ये कुंडली दक्षिण और पूर्व की दिशा में सफल हो सकती है। मित्रता मिथुन और तुला वालों से बहुत अच्छा रहेगा। विवाह मेष, कन्या और मेष और कन्या वालों से ज़्यादा बढ़िया रहेगा। सिंह वालों से भी अच्छा रहेगा। नक्षत्रों का मेल जरूर कर लीजिएगा। नक्षत्रों के आधार पर अगर बात करूं तो आपको कभी भी विवाह नहीं करना चाहिए जिस नक्षत्र वालों से, उत्तरा फाल्गुनी वालों से कभी विवाह मत करिए। और साथ ही साथ आप कोशिश करिए तो दिशा दक्षिण पूर्व में विवाह के लिए जाया जाए। नौकरी के लिए बताया, नक्षत्र के आधार पर पूर्वा भाद्रपद, भरणी, अश्वनी, स्वाति, उत्तरा फाल्गुनी, आश्लेषा, मूल और मृगशीरा, ये नक्षत्र किसी भी कार्य को करने के लिए बहुत अच्छे रहेंगे। इसके अतिरिक्त आपकी कुंडली के लिए दिन शुक्रवार और शनिवार का बहुत अच्छा रहेगा। दिशा उत्तर पूर्व का घर आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अंक आपकी कुंडली के लिए 2 बहुत अच्छा है। तब तक के लिए अभी और भी चीज़ें बता देता हूँ। अगर कुछ भी शुभ कार्य करना हो, कुछ भी अच्छा करना हो, धर्म से जुड़ करके, एजुकेशन से जुड़ करके, सामाजिक क्षेत्रों से, संतान से लेकर के, विवाह से लेकर के, संतान उत्पत्ति को लेकर के, तीर्थ यात्रा को लेकर के, तो आपकी कुंडली सफल होगी शनि और मंगल की दशा में, साथ ही साथ शुक्र की दशा को भी। अगर नौकरी, व्यापार और अपने दिनचर्या को ठीक करने के बारे में, या कभी कोई काम ऐसे इनिशियल स्टेप में थोड़ा सा शुरू करना हो, तो आप चंद्रमा
सूर्य और बुध की दशा का इस्तेमाल कर सकते हैं। निवेश करने के मामले में, शेयर बाजार वगैरह के मामले में भी ये कुंडली सफल हो सकती है, इसमें कोई संशय नहीं है। एक बात याद रखिएगा, आपकी कुंडली के 12वें भाव पे शनि मंगल राहु केतु का प्रभाव है। बिना कुंडली मिलाए अगर विवाह करेंगे तो शारीरिक सुख में कमजोरी होगी। इतना ही नहीं, व्यक्ति कई बार बेवजह के झगड़े में उलझ करके अपने आप को कोर्ट केस कचहरी के मामले में डाल देता है। साथ ही साथ अपने धन को, अपनी बुद्धि को ग्रंथों के निकट लेके जाइए, अपने धन को सही जगह पे लगाने की कोशिश करिए, क्योंकि 12वें भाव पे शनि मंगल राहु केतु आपके व्यय को गड़बड़ करते हैं और कई बार व्यक्ति का व्यय गलत जगह पे खर्च होता रहता है। जहां कहीं भी खर्च करना है, इससे पहले हमें 10 बार सोच लेना है, वो धर्मगत है कि नहीं है, शास्त्रगत है कि नहीं है, ब्राह्मणों को दे रहे हैं कि नहीं, धर्म को दे रहे हैं कि नहीं, माता पिता को दे रहे हैं कि नहीं, आचार्य गुरु परंपरा में विश्वास है कि नहीं। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।